हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं कविता अग्रवाल आपके सामने अपनी थर्ड वीडियो के साथ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ठीक से समझिएगा। आज हम लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। यानी जो पीपल दूसरे लोगों के अंदर काम करते हैं उनके लिए वहाँ पे से उनको सैलरी या वेजेस मिलता है, वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी वो रोज़गार होता है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय, लाइक मैनेजर्स, असिस्टेंट, क्लर्क, पियोन एट्सेट्रा। People who engage such employees are known as employers। जो भी कंपनी के मालिक, जो भी कंपनी जिसकी ने रोज़गार दिया है, वह एम्प्लॉयर्स कहलाते हैं, और जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सपोज़ किसी ने एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोली है। अब कपड़ा बनाने की फैक्ट्री उसने लगाई है तो वो खुद तो काम नहीं कर सकते ना सारा, तो उसमें उनको मैनेजर की ज़रूरत भी होगी, उनको पियोन की ज़रूरत भी होगी, उनको अपने वर्कर्स की ज़रूरत भी होगी। तो ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर कौन होगा? जिसने फैक्ट्री लगाई है। तो जो फैक्ट्री लगाता है वो एम्प्लॉयर, जो वहाँ पे काम करता है वो एम्प्लॉई। तो आज हमने इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। मेन फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यानी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकता है, उसमें रिटर्न भी आ सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज़ रिटर्न में ही हो, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम 1 ईयर 2 ईयर तक आपको काम देंगे, या यहाँ तक हम आपको काम अगर आपका अच्छा लगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी टर्म कंडीशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बताता है उसके देख के ही वहाँ पर काम किया जाता है। सेकंड है रिवार्ड और रिटर्न। The employee is paid salary or wages for his services at regular time intervals। जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक टाइम जो होता है उनका बिल्कुल फिक्स होता है कि सपोज़ हमें 10 तारीख को सैलरी मिलनी है तो उनको 10 तारीख को सैलरी मिलती है एवरी मंथ की। तो ये उनको रिवार्ड या रिटर्न के रूप में मिलता है। नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉय इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो उस काम का नेचर होता है वो पहले ही बता दिया जाता है कि ये आपको काम करना है, इस तरह का आपका काम रहेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व्स नेग्लिजिबल रिस्क। यानी कि व्यापार में जो रोज़गार होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो फिक्स सैलरी पे होता है, फिर उसकी वेजेस फिक्स होती हैं। उसमें जो एम्प्लॉय पे होता है, जो यानी काम करता है वहाँ पर, उसको कोई भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी रेगुलर सैलरी पे काम करता है, क्योंकि वो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, यानी पूंजी निवेश नहीं करता, अर्थात उसमें पैसा नहीं लगाता। कोड ऑफ कंडक्ट, Employee has to follow norms of behavior as laid down by the employer। जो भी एम्प्लॉई वहाँ पे काम करता है वो एम्प्लॉयर यानी जो काम देने वाला है उसके द्वारा बताए गए नियम को ही पालन करता है। उसके लिए कोई रिटर्न या कुछ इस तरह नहीं होता। जो उसका बिहेवियर है काम का, जो उसका काम करने का तरीका है, उसी पे उसे वहाँ काम करना होता है। क्वालिफिकेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय इज़ रिक्वायर्ड टू पोजेस क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। अब वहाँ पर काम करने के लिए जैसे कोई मैनेजर नियुक्त करता है, अब मैनेजर MBA है, उसकी क्वालिफिकेशन तो ही वो वहाँ पे रखेगा। तो ये अलग कंपनी के लिए उसकी खुद की ये होता है कि हमें कौन सी पोजीशन पे, कौन से एम्प्लॉयमेंट पे किस क्वालिफिकेशन के नियुक्ति चाहिए। तो ये अलग अलग हो सकती है। तो जिस क्वालिफ़िकेशन जिसके पास होती है वो उसी प्रोफेशन में, उसी एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है।
अब इसमें यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पहले बिजनेस पढ़ा, फिर प्रोफेशन पढ़ा और अब एम्प्लॉयमेंट पढ़ा। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर जानने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम उसके बेसिस लेते हैं कि किस बेस पे हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट और कमेंसमेंट, यानी कि उसका जो मोड है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, किस तरीके से वो हुआ है। अब बिज़नेस कैसे कमेंस होता है, बिज़नेस में कौन डिसीज़न लेता है, जो वहाँ का एंटरप्रेन्योर होता है, वही उसी के ऊपर बिजनेस डिसीज़न सारे होते हैं और उसी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको करनी होती हैं। प्रोफेशन में इफ़ कमेंस ऑन गेटिंग मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ, इसमें हमें मेंबर बनना पड़ता है और सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं प्रोफेशन के लिए, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए। एम्प्लॉयमेंट इट कमेंस ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड एंट्रिंग इनटू सर्विसेज एग्रीमेंट, इसमें हमें एक एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उसके बाद हम सर्विस एग्रीमेंट साइन करके आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है, यानी कि काम का प्रारूप कैसा होता है। जो बिज़नेस है, बिज़नेस में इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, ये यहाँ पर हम पब्लिक तक गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, सामान को देते हैं। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में हम अपनी सर्विसेज देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट रूल के हिसाब से अपनी सर्विसेज देते हैं, जो काम कर वर्क एज पर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स। इन जो हमारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके लिए फ़िक्स नहीं है वो एक ही कंपनी में काम करें, वो दूसरी में भी जा सकते हैं, तीसरी में भी जा सकते हैं और अपने अलग अलग वहाँ पर उनकी परफॉर्मिंग होगी। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। बिज़नेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई भी बिज़नेस कर सकता है। लेकिन जो हमारी प्रोफेशन है उसमें एक रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे कि अगर टीचर है तो टीचर को बीएड होना है, जेबीटी होना है। अगर मान लो कोई वकील है, लॉयर है तो उसको एलएलबी होना चाहिए, डॉक्टर को एमबीबीएस होना चाहिए। तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग डिग्रीज़ होती हैं। अब आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी हमारे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन वो जो ट्रेनिंग होती है वो उस एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग होती है, वो कम और ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ रिटर्न। बिज़नेस में हमें जो पैसा मिलता है वो प्रॉफिट के रूप में मिलता है, तो वो हमारा रिवॉर्ड हुआ। और प्रोफेशन में वो हमें फ़ीस, जैसे कि कोई भी पेशेंट फ़ीस देता है डॉक्टर को, लॉयर को फ़ीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी मिलती है। अब है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिज़नेस है वो विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नहीं चल सकता, उसमें हमें कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ानी भी पड़ती है कैपिटल जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, पूंजी। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है और ये कैपिटल हमारा कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए वर्ड है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर हमें और आगे बढ़ाना है तो उसमें आगे और कैपिटल इन्वेस्ट धीरे धीरे समय पे करते रहना है। इट रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारा प्रोफेशन होता है इसमें कम पूंजी लगती है शुरू करने में। सपोज़ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है तो वन टाइम उसमें लगा दिया, उसके बाद उसकी आगे उसका देख रेख है, उसका जो भी रहेगा, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं है। पेशेंट तो बढ़ेंगे उसकी क्वालिटी पे, उसके काम पे, उसकी बिल्डिंग से नहीं। नेक्स्ट है नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। अब आता है रिस्क। बिजनेस में जैसे सबको पता है रिस्क इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेन रिस्क भी होते हैं। लेकिन प्रोफेशन में कोई रिस्क एज फीस इज़ जनरली रेगुलर। इसमें फ़ीस मतलब रेगुलर आती है। अगर मान लो कोई आपके पास आता है और वो फ़ीस देने लायक नहीं है, उससे आप कम फ़ीस ले सकते हो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। लेकिन इसमें रिस्क कम होता है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता क्योंकि आपकी रेगुलर सैलरी होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट।
ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विद सम फॉर्मेलिटीज़, इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट, ये प्रोफेशन में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि हमारा काम करने में, तो इसमें हमें अपना जो भी जितना बेस्ट देना ही देना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट, इसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम वो उसको ट्रांसफ़र कर दें। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, बिज़नेस में कोई रूल्स नहीं होता कि, क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिज़नेस शुरू करता है, वो समय समय पर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उसे चेंज करके आगे लेके जाता है। लेकिन प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहाँ पे रूल्स होते हैं और उस ही के अंतर्गत उनको काम करने पड़ते हैं। जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट करे हैं जिनके अंतर्गत उन्हें काम करने होते हैं। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एज लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर हैव टू बी फॉलोड। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है, यानी जिसने काम दिया है, उसके द्वारा जो भी नॉर्म्स वहाँ पे फिक्स किए गए हैं वो उनको फॉलो करना होता है। लास्ट है मोटिव, यानी कि उद्देश्य क्या होता है। द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस में हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, लॉस के लिए नहीं करते। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विस बिसाइड्स अर्निंग इनकम। जो हमारे प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन में इनकम तो प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन एक उसमें उसके पीछे एक सेवा भाव भी होता है। द बेसिक मोटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न लाइवहुड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। और एम्प्लॉयमेंट का मोटिव क्या होता है कि हमारी जो सैलरी है वो रेगुलर मिलती रहे, उसके लिए हम अपने अच्छे से अच्छे काम करें। तो अब आपने इन तीनों में डिफरेंस समझ लिया, जिसको हमें क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं। अब है बिजनेस फंक्शन एट एंटरप्राइजेज लेवल। बिजनेस किस लेवल पे काम कर सकता है, यानी बिजनेस एक छोटे रूप में भी हो सकता है और बिजनेस एक बड़े उपक्रम के भी रूप में हो सकता है। जब बिजनेस एक बड़े उपक्रम के रूप में होता है, यानी एंटरप्राइज मतलब उपक्रम के रूप में होता है, तो उसमें 4 मेजर फंक्शन के करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे एंटरप्राइजेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देता है जिसके अंदर सब काम करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंसिंग। इट इज़ कंसर्न विद मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड फॉर रनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। फाइनेंसिंग में क्या होता है कि किसी बिज़नेस को चलाने के लिए कितना पैसा हमें लगाना है और उसमें कितना ऐड करना है, कितना कम करना है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। दूसरा डिपार्टमेंट आता है इसमें प्रोडक्शन, यानी जो कि अब हमारे पास हमें 100 ग्लास बनाने हैं। अगर कोई ग्लास की फैक्ट्री है, हमें 100 ग्लास बनाने हैं, तो वो कितने समय पीरियड में ख़त्म हो जाने चाहिए। अभी 100 ग्लास का टारगेट हमारे पास होना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड में इसको, सपोज़ 1 मंथ में हमें डिलीवरी देनी है, तो 15 डेज़ में हमें उन्हें कंप्लीट करके और 15 डेज़ में पैक करके उन्हें पहुंचाना है। तो ये सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और फिनिश गुड कहाँ पर जाएगा। रॉ मटेरियल मतलब ग्लास को बनाने के लिए जो हमारा कच्चा माल है वो हमें कहाँ से मिलेगा और हमें बनाने के बाद उसे कहाँ पर पहुँचाना है। मार्केटिंग, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच facilitate exchange of goods and services from producers to the user or customer at a place they want, at a time they require and at a price they are prepared to pay. मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग, सपोज़ हमने कोई भी अपना एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम अपने पास ही रख लेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, उसका प्रचार नहीं करेंगे, तो लोगों को बाज़ार में नहीं पता चलेगा कि इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो उसके लिए हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है और मार्केटिंग करने के बाद उस गुड्स को सर्विस जो देते हैं वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो उनको यूज़ करेंगे, कंज्यूमर उपभोक्ता जो उसे यूज़ करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी है, होर्डिंग करनी है, डोर टू डोर करना है, कैसे करना है, ये सब मार्केटिंग। उसके बाद माल पहुँचाने तक की जिम्मेदारी मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अब कोई कंपनी है, उसको चलाने के लिए, कोई बिज़नेस है, उसको चलाने के लिए मैन पावर भी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन पावर।
तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, 100 में से हमें 50 तो वर्कर्स चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। तो ये सब कौन देखता है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई लीव पे जा रहा है तो उसकी जगह कौन काम करेगा। यानी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो मैन पावर होती है उसकी व्यवस्था ह्यूमन रिसोर्सेज करता है, जिससे कंपनी को कोई भी परेशानी ना हो। तो ये अब हमने बिजनेस फंक्शनिंग जो बड़े लेवल पे हैं उनके 4 ऑर्गेनाइजेशन देखे, अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की। फर्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री वो होती है जो लार्ज स्केल पे गुड्स को बनाती है, प्रोडक्शन करती है, निर्माण करती है चीज़ों का और प्रोसेस करके उन्हें मटेरियल में चेंज करते हैं। अब जैसे मान लो कांच है, कांच को अलग अलग रूप में हमें ढालना है, यानी कि प्रोसेस करना है, गुड्स बनाने हैं, तो वो कहाँ पे होंगे? इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है कॉमर्स। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स यानी वाणिज्य। वहाँ पे क्या है कि इसका मतलब है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ बनी है, जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई हैं, उन गुड्स और सर्विसेज को बाज़ार तक पहुँचाने का काम किसका होता है? कॉमर्स का। इसको हम अलग शब्दों में देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, यानी वही बिजनेस होता है जहाँ पर इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों चीज़, यानी इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन कर ले लेकिन उसका हम आगे वाणिज्य ना करें, व्यापार ना मतलब उसको फैलाएं ना चीज़ों को, गुड्स का एक्सचेंज ना हो, सर्विसेज का एक्सचेंज ना हो, तो बिज़नेस नहीं होगा। तो बिज़नेस इज़ इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 कैटेगरीज वी मे क्लासीफाई बिजनेस फॉर्म्स इनटू इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज। अब ये जियो देखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। फर्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री है कंसर्न विद प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जैसा आपको बताया कि ये इसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है गुड्स और सर्विस के साथ। कॉमर्स कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ट्रेडिंग होती है, गुड्स और सर्विस बाजार तक कैसे पहुँचे। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और जियो बना के आप इसको इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। अब आप देखिए इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि अभी हमारे पास कांच है, हमारे पास तांबा है, हमारे पास स्टील है, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको गुड्स में चेंज करने के लिए जो यूज़फुल हों, जैसे कि बैग्स हैं, ठीक है, हमारे कपड़े हैं, फैब्रिक्स से हम कपड़े बनते हैं, उसके बाद ग्लासेस हैं, यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनसे यूज़फुल गुड्स जहाँ पर बनती हैं वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेस by which goods are produced by the application of human और मैकेनिकल पावर। ये जो गुड्स हम बनाते हैं ये मशीनरी और ह्यूमन की मदद से बनाते हैं। मशीन के अपने आप नहीं चल सकती, ह्यूमन उनको रन आउट करते हैं। The term industry is also used to means group of firms producing similar or related goods। जैसे कि बताया गया है कि वो सिमिलर गुड्स बनाती हैं जो भी हमारे पास मटेरियल होता है। तो अब इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन आप यहाँ से कीजिएगा और इधर से कीजिएगा। अब इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन के बाद आता है कि गुड प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री मेड बाय कंज्यूमर्स,
गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। यानी गुड्स भी दो तरीके की होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि शूज़ हो गया, क्लोथ्स हो गया, टीवी हो गई, ये कंज्यूमर गुड्स होती हैं, यानी उपभोक्ता जिन्हें इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर गुड्स वो होती हैं जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जैसे कि स्टील हो गया, मशीनरी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये प्रोड्यूसर यानी जो चीज़ें बनाने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके काम में जो गुड्स आती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स को कहलाई जाती हैं। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लीड टू प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स फॉर वेरियस पर्पसेस। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब 3 कैटेगरीज में हम इंडस्ट्रीज़ को बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टेरिटोरियल। अब इसको ये प्राइमरी इंडस्ट्री, ये एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी क्या होता है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड all those activities which are connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. These industries can be further classified into 2 categories. अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो डायरेक्ट कहाँ से रिसोर्सेज लेती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट से हो गया, हमारी माइंस, हम अर्थ से हो गया, हमने जो भी चीज़ें ली हैं, तो जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें बनाते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है। फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सॉइल, एयर, वाटर फ्रॉम बीनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि भूमि के अंदर से, भूमि के गर्भ से जो चीज़ें हम पाते हैं वो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स, यानी कि अर्थ के अंदर से हम मिनरल्स जो बाहर निकालते हैं। ऑयल हो गया, ऑयल क्या है, कहाँ से आता है, ऑयल के बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं, वहाँ से निकाला जाता है। फिश कहाँ से आती हैं, फिश समुद्र में से, नदियों में से निकाली जाती हैं। They supply some basic raw materials that are usually transformed into many others useful goods by manufacturing industries. Important extractive industries including farming, mining, lumbering, hunting and fishing operation. तो इन सब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भेजकर वहाँ से यूज़फुल चीज़ें बनाई जाती हैं जो फार्मिंग, फिशिंग में काम आती हैं, शिकार में काम आती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल rearing of cattle for milk. Important genetic industries include poultry farming, cattle breeding, fish hatching, etc. अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जेनेटिक में क्या होता है कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स, सपोज हम एक प्लांट लगाया है हमने एक रोज़ के प्लांट लगाए हैं, तो हमें उसकी बहुत सारे लगाने पड़ेंगे और वो हर बार वही प्लांट्स हमें आगे बढ़ाने हैं, ग्रो करने, तो वो उन्हीं के सीड से बढ़ते चले जाएंगे, तो वो हो गया जेनेटिक। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैसे बढ़ेंगे, एनिमल्स को हमें रिप्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग करानी होती है और इसके बाद वो बढ़ते चले जाते हैं, तो ये हो गई जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज हमारी आती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटीरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit.
अब इसके अंदर जैसे हमें प्राइमरी लेवल पे कौन सा शुगर, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि शुगर केन का प्रोडक्शन होना है। शुगर केन का प्रोड्यूस कहाँ से होता है? वो होता है एक नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी गन्ना एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब शुगर उससे प्रोड्यूस होगी, यानी चीनी जब बनाई जाएगी, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होगी। यानी सबसे पहले हमने शुगर केन की फार्मिंग करी, शुगर केन की फार्मिंग क्या हो गई हमारी? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। अब उस प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ से सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आने के लिए, उसको शुगर बनाने के लिए हमें गन्ने को शुगर मिल में लाना पड़ा, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। तो अब आप समझिए कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो यानी कि माल बनता है, उसके बाद जो जिस इंडस्ट्रीज़ में जाता है वो सेकेंडरी हो जाती, यानी कि हमने शुगर केन की जो फार्मिंग करी वो प्राइमरी में आ गई, और शुगर केन से जो शुगर बनी वो सेकेंडरी में आ गई। ठीक है। अब है सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब सेकेंडरी को भी हम 2 में कर सकते हैं डिवाइड। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। It includes all those industries which are engaged in processing of raw material to provide finished goods. इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे को फिनिश्ड गुड्स के लिए माल प्रोवाइड करती हैं। They create form utility by changing the form of raw material into finished goods. जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं वो फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन करने के लिए काम में आती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ कॉटन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, इसने माल कहाँ से लिया? माल तो हमारा फार्मिंग से मिला, कॉटन प्लांट से मिलती है, लेकिन उसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आ गई, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोडक्शन। अब इसको भी हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, सेकंड है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और फिफ्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। अब इन सब चीज़ों को अलग अलग हमें पढ़ना है। अब है सबसे पहले एनालिटिक। इन दिस इंडस्ट्रीज द बेसिक रॉ मटेरियल्स आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इज प्रोसेसिंग इनटू मैनी फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। अब हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी से हमने ऑयल निकाल लिया। अब हमारे पास जो ऑयल आया है उसको हम अलग, एक ही तरह का ऑयल नहीं होता, ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, उसको अलग अलग में डिवाइड करना, ये आएगा एनालिटिक इंडस्ट्रीज़। सेकंड है सिंथेटिकल। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होता है? इन दिस इंडस्ट्रीज 2 और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टुगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। अब सीमेंट किसी भी एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाए जाते हैं। तो जहाँ पर ये काम होता है, जहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर इन्हें मिक्स किया जाता है, उस इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। इन दिस इंडस्ट्रीज़ अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एट्सेट्रा। अब जहाँ ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की होती है, यहाँ पे रॉ मटेरियल तो हमें मिला प्राइमरी से, लेकिन यहाँ पे फिनिश गुड्स मिलती हैं हमें प्रोसेस करके, यानी हमने उसको प्रोसेस करा, शुगर को किस को प्रोसेस करा? शुगर केन को प्रोसेस करके हमें शुगर मिला, कॉटन को हमें प्रोसेस करके, प्लांट को हमें प्रोसेस करके पेपर मिला। तो ये हो जाएगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़।
अब असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जैसे कार है, बस है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, मशीनरी, टीवी, मोबाइल, ये सब इसके असेंबल करते हैं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनी इंडस्ट्री से लेके और एक जगह असेंबल किया जाता है, तो ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे हमारे ब्रिज हो गए, डैम हो गए, बिल्डिंग हो गया, तो ये सब क्या है, ये है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तो ये इसके अंतर्गत आएंगी। थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको सपोर्ट करने के काम में आती है इंडस्ट्रीज। एज वेल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड, इट इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्रीज़, इसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटिंग लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, warehouses, communication. Territory industry tries to remove various hindrances or obstacles which arise during production and distribution of goods and services. अब इस इंडस्ट्रीज़ के एक जिम्मेदारी होती है कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमारे को बैंकिंग की सुविधा चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, उनको संभाल करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। अब ख़राब हो जाएगा, अगर मान लो हम शुगर को ठीक से नहीं रखेंगे, ओपन में रख देंगे, बारिश हो गई, ख़राब हो गया, तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ जहाँ जो देता है वो से कहते हैं टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। इसको अब एक जियो की सहायता से समझते हैं। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ पहले हमें इंडस्ट्रीज़ क्या था वो समझ आ गया। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में 3 तरह की आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी हमारी डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलेंगी, सेकेंडरी हमारी प्राइमरी से जो भी चीज़ें सेकेंडरी में जाएंगी उसको हम कंज्यूमर तक जाने के लिए जो बनाएंगे। उसके बाद टेरिटरी। अब इसके अंदर क्या आता है देखो, प्राइमरी में जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ जो हम पढ़ चुके हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ ये भी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आएंगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, और टेरिटरी में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउसेज। इसको आप एक जियो को याद कर लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, एक बार खुद से रीड करेंगे और इस जियो को लर्न करेंगे तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।